Hello friends, this is the second part of chapter 1 Civics. Today we will discuss about the Majoritarianism in Sri Lanka. मतलब मेजॉरिटी के हिसाब से श्रीलंका में क्या हो रहा था, डिसीजंस लिए जा रहे थे जो कि कॉन्फ्लिक्ट का कॉज बना। श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। इंडिया के जस्ट एक साल बाद श्रीलंका भी इंडिपेंडेंट हुआ था 1948 में। द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी sought टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजॉरिटी। अब सिन्हाला लोग कम्युनिटी जो थी वो मेजॉरिटी में थी, तो ऑब्वियस सी बात है उन्हीं का लीडर सेलेक्ट भी हुआ और वहाँ पे रूल करने लगा। As a result, the democratically elected government adopted a series of the majoritarian measures to establish Sinhala supremacy. इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, डेमोक्रेटिक तरीके से जो गवर्नमेंट चल रही थी वो मेजॉरिटी के हिसाब से सिन्हाला को सुप्रीमेसी दे रही थी, मतलब सिन्हाला को सारी पावर्स दे रही थी। ओके, मेजॉरिटेरियन का मतलब भी पूछा जा सकता है आपसे पहले क्वेश्चन में। उसके बाद है कि सिन्हाला कम्युनिटी को, दूसरा क्वेश्चन हम बनाएंगे, सिन्हाला कम्युनिटी को क्या क्या सुप्रीमेसी दी गई थी, वॉट। नेक्स्ट पैराग्राफ में आप क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, विच काइंड ऑफ सुप्रीमेसी प्रोवाइडेड टू सिन्हाला कम्युनिटी इन श्रीलंका। ओके, तो इसका आंसर आप देखिए। इन 1956 एन एक्ट वॉज पास टू द रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। पहला तो यही हो गया कि सिन्हाला को क्या बना दिया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। दस डिसरिगार्डिंग तमिल्स, इससे क्या हुआ, तमिल्स को डिसरिगार्ड किया गया, उनका अपमान किया गया। द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लिशिएंट फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड द गवर्नमेंट जॉब। दूसरा ये है, जो गवर्नमेंट थी वो क्या कर रही थी, यूनिवर्सिटी में अगर सिन्हाला का फॉर्म आ रहा था तो उनको एडमिशन डायरेक्ट मिल रहा था और तमिल्स को एग्ज़ाम देने पड़ रहे थे। दूसरी तरफ गवर्नमेंट जॉब्स में भी ऐसे ही हो रहा था, तो ये उनके साथ क्या हो रहा था, भेदभाव किया जा रहा था। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। तीसरा ये था कि जो गवर्नमेंट थी वो क्या कर रही थी, बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए, है ना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आगे थी। पूरा उन्होंने अलाउ कर रखा था कि आप बौद्ध धर्म को क्या कर सकते हो और मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसका प्रचार कर सकते हो। ठीक है, ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक पॉलिसीज़ आ रही थी गवर्नमेंट की ऐसी, ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ अलाइनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। और इसकी वजह से श्रीलंकन तमिल्स अपने आप को अलग समझ रहे थे कि हमसे तो कोई भी चीज़ हमें दी नहीं जा रही है, हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their language and culture. उनको ये महसूस हो रहा था कि कोई भी सिन्हाला कम्युनिटी का जो भी लीडर खड़ा हो रहा है वो ना तो तमिल्स के लिए कुछ कर रहा है, ना उनके लिए कोई सेंसिटिव वर्क वो इन फ्यूचर शायद करेंगे। तो उनको इससे बहुत अपने आप को गलत फीलिंग उनमें जन्म हो रही थी कि हमें तो क्या करना है, वॉर करनी है और अपने राइट्स लेने हैं। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड दैम इक्वल पॉलिटिकल राइट। उनको ये महसूस हो रहा था कि कोई भी गवर्नमेंट हमें इक्वल राइट नहीं दे रही है, डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट दैम इन गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज़ एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट। ना ही उन्हें गवर्नमेंट जॉब्स मिल रही थी और ना ही क्या हो रहा था, उन लोगों को कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन मिल रहे थे, उनके सारे इंटरेस्ट को इग्नोर किया जा रहा था। एज अ रिज़ल्ट, इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, द रिलेशंस बिटवीन सिन्हाला एंड तमिल्स कम्युनिटी स्ट्रेंड ओवर टाइम। सिन्हालास की और तमिल्स के बीच का जो गैप था वो और ज़्यादा बढ़ गया, सिचुएशन और ज़्यादा खिंच गई थी। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च अ पार्टी एंड स्ट्रगल फॉर देयर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एज तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। अब उन्होंने, श्रीलंकन तमिल्स ने एक पार्टी बनाई, ठीक है, इसमें पार्टी का नेम दे नहीं रखा, आप लोग लिख लीजिए। पार्टी का नेम था LTTE, ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी लिख लीजिए, लिबरेशन तमिल्स टाइगर्स इल्म।
ठीक है, ये पार्टी उन्होंने बनाई और पहली डिमांड क्या रखी, तमिल एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, दूसरा क्या डिमांड रखी, पहली अंडरलाइन कर लेना, व्हाट वर द, क्वेश्चन बनाइए, व्हाट वर द डिमांड्स ऑफ श्रीलंकन तमिल्स, ओके, फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो पहला ये हो गया, तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। दूसरा है फॉर रिकॉग्नाइजेशन, फॉर रीजनल ऑटोनॉमी। रीजनल ऑटोनॉमी मतलब, रीजनल ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि हमें क्या दिया जाए, एक अलग से टुकड़ा दे दिया जाए। जैसे श्रीलंका है, उसका आधा पार्ट हमें दे दो, आधा पार्ट सिन्हालास को दे दो। ओके, पहला पॉइंट यहाँ लगाएंगे, सेकंड पॉइंट यहाँ से लेके ऑटोनॉमी तक लगाएंगे। तीसरा था इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। तीसरी ये थी कि हमें भी भाई जॉब्स में और एजुकेशन में क्या दिया जाए, बराबर का रिजर्वेशन दिया जाए। 3 डिमांड इन्होंने भी रखी। बट देयर डिमांड फॉर देयर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल वॉज रिपीटेडली डिनाइड। लेकिन बार बार उनकी डिमांड को मना कर दिया जा रहा था सिन्हालास के द्वारा। बाय 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म्ड डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल इल्म। और 1980s तक कई बार पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाकर तमिल इल्म का मतलब तमिल कंट्री का डिमांड किया गया कि श्रीलंका को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके हमें आधा हिस्सा दे दिया जाए। और वो कौन सा हिस्सा मांग रहे थे, नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट मांग रहे थे श्रीलंका का। क्यों मांग रहे थे, क्योंकि इस एरिया में तमिल लोग ज़्यादा रहते थे। ओके, एक क्वेश्चन आप यहाँ फ्रेम करेंगे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इल्म, टिक द करेक्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इल्म का मतलब क्या होता है, इल्म का मतलब होता है स्टेट। एक क्वेश्चन और फ्रेम करिए यहाँ पे, विच पार्ट डिमांडिंग बाय द तमिल्स फ्रॉम श्रीलंका, द आंसर इज नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। कौन से पार्ट की डिमांड की गई थी, नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट की डिमांड की गई थी श्रीलंका की। ओके, उसके बाद है द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द 2 कम्युनिटीज़ टर्न इनटू द वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। अब दोनों में कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ गया था कम्युनिटीज़ में, और इट सून टर्न इनटू द सिविल वॉर, और एक सिविल वॉर के रूप में ये सामने आया। सिविल वॉर का मतलब क्या होता है, सिविल वॉर का मतलब होता है जब किसी कंट्री के अंदर रहने वाली 2 या उससे ज़्यादा कम्युनिटी आपस में ही क्या करें, वॉर करें। ओके, इससे मीनिंग आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिविल वॉर। एज अ रिजल्ट 1000 ऑफ पीपल ऑफ द बोथ कम्युनिटीज़ हैव बीन किल्ड। अब सिविल वॉर क्या हो रहा है, वॉर हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों कम्युनिटी के हज़ारों लोग मारे गए। मैनी फैमिलीज़ वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज रिफ्यूजीज़ एंड मैनी मोर लॉस देयर लाइवलीहुड। जो लोग रिफ्यूज़ी के रूप में श्रीलंका में रह रहे थे, उनसे कहा गया कि आप कंट्री को छोड़ दीजिए, और कईयों ने तो अपनी जान ही गंवा दी। अब रिफ्यूज़ीज़ किसी कंट्री में रह रहे होते हैं, जैसे तमिल्स थे वो श्रीलंका में रह रहे थे, उन्हें रिफ्यूज़ी क्यों कहा गया, क्योंकि उनके 4 फादर्स उसी कंट्री के नहीं थे। दूसरी बात, उनको राइट्स नहीं दे रखे थे, इसलिए उनको रिफ्यूज़ी के रूप में पहचाना जाता था। यू हैव रीड चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक। आपने इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 अगर पढ़ लिया है तो उसमें दे रखा है कि श्रीलंकन तमिल्स जो है उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट, हेल्थ डेवलपमेंट में आज काफ़ी अच्छा स्टैंड ले रखा है। लेकिन बट द सिविल वॉर हैज़ क्रस्ड अ टेरिबल स्टे बैक ऑफ सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। लेकिन सिविल वॉर होने की वजह से वहाँ पे काफ़ी कुछ नुकसान हुआ था। ओके, ये सारी चीज़ बताई गई। इवन कुछ टॉपिक इसमें हाइड कर दिए गए हैं, जैसे कि जब LTTE बनाई गई थी श्रीलंका में, तो इंडिया में रहने वाले तमिल्स लोगों ने कहा था कि जो श्रीलंका में तमिल रह रहे हैं उनकी हेल्प की जाए। तो इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आ रहा था, तो इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ से आर्मी भेजी थी श्रीलंका में। लेकिन श्रीलंका की जो गवर्नमेंट थी उनको लगा कि भाई हमारे इंटरनल मैटर में इंटरफेयर किया जा रहा है, तो 2 साल बाद वहाँ से इंडियन आर्मी को वापस बुलाया गया था। बहुत सारा लंबा स्ट्रगल है जो क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस में आप डिटेल में पढ़ेंगे।